संघर्ष का दूसरा नाम ही संभाजी महाराज है। भारतवर्ष का दूसरा छत्रपति जिसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए निकल गया। जीवन में संघर्ष क्या होता है, अगर इसको पहचानना है तो संभाजी महाराज से अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि औरंगजेब ने भी कहा था कि हे संभाजी, अगर तुम्हारे जैसा मेरा एक भी पुत्र होता तो आज मुगलों का राज पूरे भारतवर्ष पर होता। संभाजी ने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष को बचाने और भारत के लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध थे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 200 युद्ध किए और इसमें एक बहुत मुख्य बात यह है कि ये किसी भी युद्ध में पराभूत नहीं हुए। इनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोंस सर पर नहीं चढ़ाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में 14 मई के पुरंदर किले में हुआ था, लेकिन संभाजी के 2 वर्ष के होने तक शाहीबाई का देहांत हो गया था। इसलिए संभाजी का पालन पोषण शिवाजी की मां जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज का छवा कहकर बुलाया जाता था, जिसका मराठी में मतलब होता है शावक अर्थात शेर का बच्चा। संभाजी महाराज संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। संभाजी के एक भाई राजाराम छत्रपति भी थे, जो कि सोयराबाई के पुत्र थे। संभाजी का विवाह येसुबाई से हुआ था और उनके पुत्र का नाम छत्रपति शाहू था। बचपन में संभाजी जब मुगल शासक औरंगजेब की कैद से बचकर भागे थे, तब वो अज्ञातवास के दौरान शिवाजी के मंत्री रघुनाथ कोडे के यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। वहाँ संभाजी लगभग 1 से 1.5 वर्ष के लिए रुके थे। तब संभाजी ने कुछ समय के लिए ब्राह्मणिक बालक के रूप में जीवन यापन किया था। इसी दौरान संभाजी का परिचय कवि कलश से हुआ। संभाजी का उग्र और विद्रोही स्वभाव को सिर्फ कवि कलश ही संभाल सकते थे। छत्रपति संभाजी महाराज 9 वर्ष की अवस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध आगरा यात्रा में भी साथ थे। औरंगजेब के बंदी गृह से निकल छत्रपति महाराज के महाराष्ट्र वापस लौटने पर मुगलों से समझौते के फलस्वरूप संभाजी राजे मुगल सम्राट द्वारा राजा के पद और पंच हजारी मनसब से विभूषित हुए। औरंगाबाद के मुगल छावनी में मराठा सेना के साथ उनकी नियुक्ति हुई। शिवाजी के पुत्र रहते उनको यह नौकरी मान्य नहीं थी, किंतु हिंदू स्वराज स्थापना की शुरुआती दिन होने के कारण और पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के पालन हेतु केवल 9 साल की उम्र में इतना जिम्मेदारी का लेकिन अपमानजनक कार्य उन्होंने धीरज से किया। उन्होंने अपने 14 साल की उम्र में ही बुद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 सातक जैसे 3-4 संस्कृत ग्रंथ लिख डाले थे। आप लोग सभी जानते हैं कि लिखने में और पढ़ने में कितना फर्क होता है, लेकिन ये इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने अपनी दम पर 3-3 संस्कृत ग्रंथ लिख डाले थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक और हिंदू स्वराज के बाद स्थापित अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में से कुछ लोगों की राजकारण की वजह से यह स्वराज काफी क्षतिग्रस्त भी हुए थे। पराक्रमी होने के बावजूद उन्हें अनेक लड़ाइयों से दूर रखा गया है। संभवतः संवेदनशील रहने वाले संभाजी राजे उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आज्ञा अनुसार मुगलों से जाकर मिल गए थे, ताकि वे उन्हें गुमराह कर सकें। क्योंकि उसी समय मराठा सेना दक्षिण दिशा के विजय से लौट रही थी और उन्हें कुछ जोश में आने के लिए कुछ समय चाहिए था। इसलिए मुगलों को गुमराह करने के लिए शिवाजी महाराज जी ने उन्हें भेजा था। यह एक राजतंत्र था। बाद में छत्रपति श्री महाराज जी ने उन्हें मुगलों से मुक्त कराया था। शिवाजी महाराज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि शिवाजी महाराज ने संभाजी को औरंगजेब की कैद से कैसे आज़ाद करवाया। शिवाजी का वीडियो आप लोग जरूर देखें। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 की हुई। इसके बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुज राजा राम को सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति मोहिते, जो कि वह राजा राम के सगे मामा होते हुए भी, उन्होंने ऐसे काम को नाकामयाब कर दिया और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भागकर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का आश्रय लिया। अकेले ही इन्होंने मुगल, पुर्तगीज, अंग्रेज और अन्य शत्रुओं का सामना किया और साथ ही साथ अंतर्गत जो घर के अंदर शत्रु हैं उनका भी सामना किया।
एक बार एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई, वो सुनिए। राजा राम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले जो पंडित थे, जो राजा राम के कुछ ब्राह्मण समर्थक थे, औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य के अधीन करने की गुजारिश का पत्र लिखा। किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से अकबर पहले से परिचित था और उन्हीं पर भी आश्रित था। अकबर ने यह पत्र संभाजी महाराज को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित होकर संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दे दिया। तथापि उनमें से एक बालाजी आवजी नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनाई थी, जिनकी क्षमा का पत्र श्री छत्रपति संभाजी को उन सामंत की मृत्यु के पश्चात मिला। 1683 में उसने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में रह रहे थे। जिस दिन वह रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्या उन्हें अर्जित करने की चाही, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रखे, बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके एक फितूर गड़ौजी सिरके, जो उनकी पत्नी येसुबाई के भाई थी, जिनको उन्होंने वेतनदारी देने से इनकार कर दिया था, मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 की फौज के साथ वहां पहुंचे। यह रास्ता था जो कि सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से भी आ सकता है। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिक का प्रतिकार काम न कर पाया और अपने मित्र और एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए 1 फरवरी 1689 को। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने इतने युद्ध जीते, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5000 की सेना से कैसे हार गए। अब ये बात है कि इस दुनिया में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की वजह से ही, जयचंदो जय सिंह की वजह से ही हमारे भारत के महावीरों को घाटा उठाना पड़ा है। औरंगजेब के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार मसीर प्रथम अंबारी और कुछ मराठा सूत्रों के अनुसार कैदियों को चैनों से जकड़कर हाथी के होंदे से बांधकर औरंगजेब के कैंप तक लाया जाता था, जो कि अकलूज में था। मुगल शासक तक यह खबर पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने इसके लिए बड़े महोत्सव का आयोजन किया। मुगलों ने पूरे मार्ग में विजयी सेनापतियों के लिए उत्सव का आयोजन और स्वागत किया। मुगलों की जीत के जश्न के लिए शेख निजाम का चित्र बनवाया था। मुगल पुरुष सड़कों पर और झरोखों से झांकती महिलाएं बुरखे के भीतर से हारे हुए मराठा को देखने को उत्सुक थी और रास्ते में मिलने वाला हर मुगल उनकी हंसी उड़ा रहा था और कोई भी अपमान में मुंह पर थूक भी रहा था। मुगलों के मिले राजपूत सैनिकों को संभाजी के लिए सहानुभूति थी। संभाजी ने ललकारते हुए कहा था कि या तो उन्हें खुला छोड़कर सन्मुख होकर युद्ध लड़ ले या फिर उन्हें मारकर इस अपमान से मुक्ति दे दे। लेकिन मुगलों के डर से वो सैनिक खामोश थे। इस तरह 5 दिन तक चलते हुए बाद में वो लोग औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी और आंखें निकाल दी और 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के सर के टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा था कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर नदी के फेंके गए थे तो उस किनारे पर रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके विधिवत अंतिम संस्कार किया था। छत्रपति संभाजी महाराज का ये बलिदान और उनको पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा था और उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उन्हें शरीर के पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कहते हैं इससे पहले औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुगलों का धर्म अपनाने की मांग की थी, लेकिन युग प्रवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा का श्रद्धा रखने वाले संभाजी महाराज ने मांग में फटकार लगा दी और उन्हें मना कर दिया और धुतकार दिया कि जान चली जाएगी, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। और उन्होंने औरंगजेब को बता दिया कि एक देशभक्ति क्या चीज़ होती है। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी थी। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदू समाज के हित में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, जिसके प्रत्येक हिंदू आभारी है। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की सेना का सामना किया और कई युद्धों में मुगलों को पराजित भी किया। औरंगजेब जब महाराष्ट्र में युद्धों में व्यस्त था तब उत्तर भारत में हिंदू शासकों को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए काफ़ी समय मिल गया था। इस कारण ही वीर मराठाओं के लिए सिर्फ दक्षिणी नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष कि हिंदू उनके ऋणी हैं, क्योंकि इस समय यदि संभाजी औरंगजेब के सामने
समर्पण कर देते तो कोई संधि कर लेते तो औरंगजेब अगले 2-3 वर्षों में पूरे उत्तर भारत के राज्यों को वापस हासिल कर लेता और यहाँ के आम प्रजा और राजाओं की समस्या बढ़ जाती। यहाँ संभाजी की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिना जा सकता है। शिवाजी महाराज के समय ही मुगलों के दबाव में हिंदू से मुस्लिम बने भाइयों की घर वापसी शुरू हो गई थी। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले नेताजी पल्लक को पुनः हिंदू बनाया था, जिन्हें जबरन मृत्यु का भय दिखाकर इस्लाम अपनाने का मजबूर किया गया था। संभाजी ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए इसे आगे ले जाते हुए इस दिशा में कई सराहनीय कदम उठाए। संभाजी महाराज ने इसके लिए अलग से विभाग भी बनवाया था जो कि पुनः धर्मांतरण का कार्य देखता था। इस विभाग में अंतर्गत उन समस्याओं को देखा जाता था जिनमें किसी व्यक्ति या परिवार को मुगलों ने जबरन इस्लाम बना दिया हो, लेकिन वे अपने हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हो और वापस हिंदू बनने में मनसा रखते हों। इसके बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा है कि हसुल गांव में कुलकर्णी नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसे मुगलों ने ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था और उसने वापस हिंदू धर्म से आने के लिए कोशिश की, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने इसके लिए उसे मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि कुलकर्णी अब वेद विरुद्ध अपनी पद्धति अपनाकर अशुद्ध हो गया है। लेकिन अंत में यह जाकर संभाजी महाराज से मिला और उन्होंने कुलकर्णी के लिए पुनः धर्मांतरण की विधि और अनुष्ठान का आयोजन किया। संभाजी द्वारा किया गया यह काम नेक प्रयास था। उस समय की जैसे कोई परिवर्तन की लहर उठी थी और उस तरह से बहुत से हिंदुओं से मुसलमान बने लोग अपने धर्म में लौट आए थे। ऐसे थे हमारे संभाजी महाराज जिनकी वीरता और जिनका संघर्ष को हमारे इतिहासकारों ने नज़रअंदाज किया और आज हमारे यूथ ऐसा है कि इनके बारे में न तो जानना चाहता और न इनका नाम भी नहीं जानता। जानने की बात तो बहुत दूर की बात है। सैल्यूट है, शत शत नमन है ऐसे छत्रपति महाराज को जिसने अपनी आन बान शान बनाए रखने के लिए और अपना पूरा जीवन भारतवर्ष और भारतवर्ष के लोगों को न्योछावर कर दिया। और धिक्कार हैं ऐसे इतिहासकारों पर जिन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं, ऐसे वीर छत्रपति को नज़रअंदाज किया। ऐसे वीर योद्धा को इस शुभ चिंतक का सत सत नमन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर किसी के बारे में हिस्ट्री देखना चाहते हैं, आप किसी के बारे में आपकी इच्छा हो रही है जानने की, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए महापुरुष के साथ। जय हिंद, जय भारत।